हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में हम सभी पुस्तक की संस्कृति और साहित्यिक अभिरुचि विषय पर चर्चा करते हैं। किसी बहुत महान विचारक ने कहा था, तुम मुझे किसी भी व्यक्ति के अलमारी पर रखे हुए किताब का नाम बता दो, किताब को बता दो, मैं बता दूंगा कि उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। आखिर क्या बात है कि किताब से व्यक्ति का चरित्र पता चल जाए? हाँ, पता चल जाता है, पता चल जाता है। बांसवाड़ा यदि शैक्षिक दृष्टिकोण से राजस्थान के सबसे पिछड़े जिले में है, तो उसका कारण यह है कि तुम्हारी अलमारी पर एक भी साहित्य की पुस्तक नहीं मिलेगी, महापुरुषों की पुस्तक नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? पासबुक। पासबुक पासबुक की विकृति ने हमें कहां तक पहुंचा दिया, कहां तक पहुंचा दिया, यह सोचो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, जितने भी क्रांतिकारी पकड़े जाते थे, सबके पास विवेकानंद साहित्य मिल रहा था। और महात्मा गांधी ने कहा कि विवेकानंद साहित्य को पढ़ने के बाद मेरी देशभक्ति 100 गुना बढ़ गई। शांतिवादी महात्मा गांधी बोल रहे हैं। इसके बाद क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की पंक्ति याद करो। वे बोलते हैं कि यदि स्वामी जी जिंदा होते तो मैं उनके पैरों तले होता। आखिर विवेकानंद साहित्य में ऐसा क्या था कि जिसको पढ़ने के बाद लोग देश पर मर मिटने को तैयार थे? क्या था? एक संस्कृत का श्लोक आपके लिए बोलो, ध्यान से सुनिएगा। हीयते ही मतिस्ता नीचे सह समागमा समयश्च समतामेति विशिष्टश्च विशिष्टता। हे पुत्र, तुम्हारी मति वैसी ही होगी जैसी तुम संगति करोगे। यदि तुम संगति नीचे प्रकृति के साथ करते हो तो तुम्हारी मति नीचे हो जाएगी। यदि तुम संगति मध्यम प्रकार के लोगों के साथ, अपने लेवल के लोगों के साथ करते हो, तुम्हारी संगति वैसी हो जाएगी। लेकिन यदि तुम संगति विशिष्ट प्रकार के लोगों के साथ करते हो, तुम्हारी बुद्धि विशिष्ट हो जाएगी। आखिर क्यों संस्कृत का ऋषि ये कह रहा है? संगति पर इतना जोर क्यों है? सोचो। अब इसको 2 स्तर पर घटाओ। बांसवाड़ा में जीजीटीयू में साहित्य और समाज पर राष्ट्रीय संगोष्ठी होने वाली, लेकिन राष्ट्रीय संगोष्ठी कब सफल होती है? जब वहां के विद्यार्थी के ज्ञान की प्यास इतनी है कि लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर उसको तृप्त किया जाना संभव नहीं है। तब उसमें बाहर के विद्वान आते हैं, कई जगह के विचारक आते हैं, उनके साथ परस्पर चर्चा चलती है और उस चर्चा के आधार पर ज्ञान की प्यास बुझती है। लेकिन जितनी भी संगोष्ठियां मैं बांसवाड़ा में खास करके देख रहा हूं, महज अधिकतर संगोष्ठियों का अनुभव एक विशेष विद्वान ने कहा, खाना पूर्ति का माध्यम हो गया है, प्रमाण पत्र के आदान प्रदान का माध्यम हो गया है, मेल जोल का एक स्तर होकर रह गया है।
जबकि संगोष्ठियां किसी भी विषय पर शुरू होती हैं तो उससे एक शास्त्र का परिणय होता है, एक ग्रंथ सामने में आ जाता है। एक और श्लोक मेरे ध्यान में आ रहा है कि ग्रंथ कैसे लिखा जाता है। विषय विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम। पहले विषय का प्रतिपादन, उसके बाद विषय माने संदेह, और उसके बाद पूर्व पक्ष, उसके बाद उत्तर पक्ष। निर्णयम चेति पंचांगम शास्त्रीय अधिकरणम विदु। उसके बाद निर्णय, तब जाकर के शास्त्र का परिणय होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह लग रहा होगा कि सर हमारे मस्तिष्क से थोड़ी ऊंची बातें बोल रहे हैं। यदि मैं आपके मस्तिष्क की बातें बोलूं तो मेरा कोई उपयोग नहीं। और मस्तिष्क से ऊंची बातें बोलूं तो मैं आपको पुकार रहा हूं कि आओ, यह एक लेवल है जीने का। डूबा हुआ है सर को गरेबा में डाल के, गरेबा माने गर्दन नीचे झुकाकर, डूबा हुआ है सर को गरेबा में डाल के, उड़ता मगर है खोले हुए पर ख्याल के। ख्याल माने विचार, विचार। थोड़ा सा कल्पना करो, कोई व्यक्ति गर्दन झुकाए हुए हैं लेकिन आकाश में उड़ रहा है। डूबा हुआ है सर को गरेबा में डाल के, उड़ता मगर है खोले हुए पर ख्याल के। जिस तरह कोई बाज लाए कबूतर को मार के, लाता है आसमान से मजमून उतार के, लाता है आसमान से मजमून उतार के। मजमून माने विचार। तुम्हारे पास कोई विचार क्यों पैदा नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम गर्दन नीचे झुका कर करके अध्ययन में रत नहीं हो। सारी पीढ़ियां वर्षों तक बांसवाड़ा की बदनामी के कगार पर। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय का मैं पहला अकादमिक प्रभारी था जब आया था, और सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी का झंडा फहराने का सौभाग्य मुझे मिला। अब आज जो लग रहा है कि इतने वर्षों के बाद एक विश्वविद्यालय आने से जो क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए था, वह परिवर्तन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे विद्यार्थी पासबुक की विकृति से ऊपर नहीं आ रहे। पुस्तक की संस्कृति शुरू करनी होगी, नहीं तो तुम्हारा जीवन खतरे में है। और दूसरी एक है ट्यूशन की प्रवृत्ति। कोई भी चीज सर पढ़ा देंगे, कोई भी कोचिंग वाले पढ़ा देंगे, उसकी जगह पर ट्यूशन की प्रवृत्ति की जगह पर स्वाध्याय की संस्कृति, स्वाध्याय की संस्कृति। समाज वैसा ही होगा जैसा वहां का साहित्य होता है। आज मैं देख रहा हूं कि सारे दुकानों में पासबुक की दुकानें चल रही हैं। ये पासबुक की दुकानें चलाने वाले कोई अनपढ़ लोग नहीं है, कोई अनपढ़ लोग नहीं है। पासबुक की दुकानें चलाने वाले सब पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा भी है, लेकिन क्यों पासबुक की दुकानें चला रहे हैं? आर्थिक लाभ, आर्थिक लाभ। लेकिन तुम्हारी जिंदगी के साथ यह गहरा खतरा है। यहां के विद्यार्थी किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं। अब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि साहित्य जीवन को बदलना चाहते हो तो दो प्रकार की संगति करो, दो प्रकार की संगति। एक अपने से ऊंचे व्यक्तियों की संगति, और दूसरा ऊंची पुस्तकों की संगति। अब ऊंचे व्यक्तियों की संगति हमेशा उपलब्ध नहीं है। हम लोग कॉलेज में कुछ देर के लिए उपलब्ध है, घर पर आपके लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन घर पर तो आपको पुस्तक तो उपलब्ध हो सकती है, पुस्तक तो उपलब्ध हो सकती है। आपके मन में कैसे विचार होते हैं, जैसे पुस्तकें पढ़िएगा वैसा ही विचार होगा। एक शायर बहुत दुखी हो गया और उसने कहा, बहुत
गौर करने लायक लाइन है। हम हर उस किताब को काबिले जब्ती समझते हैं जिसको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। पुत्र और पुत्रियां बाप को खपती समझने लगे, टीचर को खपती समझने लगे, दिमाग खराब करने लगे। बोले कि हर उस किताब को जब्त कर। क्यों? क्योंकि एक समय हमारे यहां विद्या की क्या परिभाषा थी? विद्या ददाति विनयम। विद्या पहले विनय को देती है। विनय माने झुकने की कला। विनयात् ज्ञाति पात्रताम। जब झुकोगी तब तुम्हें पात्रता आएगी, योग्यता आएगी। पात्रत्वात् धनमाप्नोति। जब योग्यता आएगी तब तुमको धन की प्राप्ति। धनाद् धर्म ततः सुखम। जब धन से धर्म होगा तब सुख की प्राप्ति होगी। अब इसको समझो। मान लो कि तुम यदि प्यासे हो और नीचे नदी बही जा रही है, तुम क्या करोगे? झुक करके पानी पियोगे। यदि झुकोगे नहीं तो तुम तड़पते हुए मरोगे, तड़पते हुए मरोगे। यह प्यास जल की थी, एक प्यास ज्ञान की भी। ज्ञान की प्यास क्या करती है? एकलव्य को धनुर्विद्या की प्यास जगी, दौड़ करके गुरु द्रोण के पास गए। द्रोण ने कहा कि मैं राजपुत्रों को ही सिखाता हूं, तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा। एकलव्य लौटा और उसने गुरु की मूर्ति बना करके धनुर्विद्या सीखी। और ऐसा सीखा कि उसने एक कुत्ते को तीर मारा, कुत्ता दौड़ता हुआ भागा तो गुरु के पास पहुंचा। तीर ऐसा मारा गया था कि मुंह उसका खुला का खुला और एक भी बूंद खून का नहीं। गुरु खोज में निकल गए, ऐसा तीर चलाने वाला कौन है इस धरती पर। पहुंचे तो देखे कि एक बालक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा। उन्होंने पूछा तुमने किससे ये कला सीखी? उन्होंने मूर्ति दिखाई, एकलव्य ने मूर्ति दिखाई, हमारे गुरु आपने। एक समय था कि गुरु द्रोण की मूर्ति बना करके भी एकलव्य सीख गया। आज दूसरा समय है कि यहां के एकलव्य गुरु को देख करके भाग रहे। भागो भागो भागो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुबारक। लेकिन मैं बता दूं, कल तुम जब मां बाप बनोगी तब तुमको पछतावा होगा कि हमने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया। तो मैं यह कहना चाह रहा था कि तुम यदि ऊंच कोटि के व्यक्तियों के साथ हमेशा नहीं रह सकते हो, ऊंच कोटि के साहित्य के साथ तो हमेशा रह सकते हो। इसमें क्या दिक्कत है? और तुम्हें एक बात और बता दूं, अपने जीवन के अनुभव पर कह रहा हूं, आपकी उम्र से हम लोग भी गुजर चुके हैं। मैं भी जब 8वीं 9वीं क्लास का छात्र था तो मुझे हमारे मोहल्ले के पास रामकृष्ण मिशन आश्रम था। रामकृष्ण मिशन आश्रम में मैं जाता था तो 2 रुपये की, 5 रुपये की, 2 रुपये की, यहां तक कि 50 पैसे की स्वामी विवेकानंद की पुस्तक मिलती। जीवन बनाना हो तो खोज चाहिए, आपको सब जगह मिल जाएगा। उन पुस्तकों को लाता था तो उन पुस्तकों की लाइनें पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि मैं कितना भरपूर हो गया। आपके विश्वास, आत्मविश्वास को जो समाज हिला देता है, जो जगत हिला देता है, उनकी लिखी हुई लाइनें इतना बढ़ा देती थी। 1-2 लाइनों को बताऊं। विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप में विश्वास, फिर ईश्वर में विश्वास। तुम यदि करोड़ों देवी देवताओं में विश्वास करते हो किंतु अपने आप में विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्या नहीं कर सकता हूं। यूं ही स्वामी विवेकानंद जी भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत नहीं कहे जाते हैं। उनके जीवन को युवा दिवस के रूप में यूं ही नहीं मनाया जाता है। तो यह हुआ उच्च कोटि के। अब तुम इसका अपोजिट लो,
तुम यदि उच्च कोटि के साहित्य नहीं पढ़ती हो तो निम्न कोटि के साहित्य को भी थोड़ा गौर से देखो। आजकल के गाने जो प्रचलित हैं उन गानों पर थोड़ा गौर करो। वो गाने क्या किस प्रकार के बनाए जा रहे हैं और कैसे बनाए जा रहे हैं। एक गाने की बोल मेरे कानों में गूंज रही थी लाउड स्पीकर पर, जोर जोर से भारतीय 9 संवत्सर दिवस के दिन मनाया जा रहा है। मैं अंगूर का दाना हूं, मुझे सुई ना चुभो देना। सोचो, एक तरह स्वामी विवेकानंद का संदेश कहता है कि तुम में भी वही शक्ति छुपी हुई है जो परमात्मा में छुपी है। तुम परमात्मा हो, उसका अंश तुम में आया है, उससे थोड़ा भी कम नहीं। दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, मैं अंगूर का दाना हूं। और लड़कियां गाती हैं, फिजाओं में, परिवेश में ये गाने गूंजते हैं। अंगूर का दाना क्या होगा, तुम समान हो गए। तुमको कितना नीचे गिरा दिया, कितना नीचे गिरा दिया। सारे गाने को देखो। डर फिल्म का एक गाना प्रचलित हुआ था, तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण। गजब प्यार है, उसकी मर्जी का कोई मोल ही नहीं। मतलब वो तो कुर्सी के समान हो गई, खींच लो कुर्सी पर बैठ जाओ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए अच्छे साहित्य का, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। उन चीजों को देखो, सैकड़ों पाषाण में से तू भी एक पाषाण होता, मैं न होती भावना, फिर तू कहां भगवान होता। परमात्मा को भी, भगवान को भी भक्त चैलेंज कर रहा है कि मैं यदि भावना नहीं होती तो तुम भगवान नहीं हो पाते। पाषाण को भगवान कौन बनाता है, इंसान। अपनी भावना से, अपनी भावना से आप इस बात को ध्यान रखो। एक तरफ इन दोनों लाइनों को तुलना करो। पासबुक ने क्या किया कि आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से क्लोज कर दिया, क्लोज। और मस्तिष्क आपका खुल ही नहीं रहा। एक तरफ आपकी योग्यता कम होती जा रही है, दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। जब योग्यता कम हो और महत्वाकांक्षा बढ़ जाए तब डमी अभ्यर्थियों का सिलसिला शुरू होता है। इतने डमी अभ्यर्थी, बांसवाड़ा सबसे बदनाम हो गया। क्यों बदनाम हुआ? मैं फिर से विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का साहित्य पढ़ोगे तुम्हारा जीवन वैसा ही होगा। अभी अभी कलाम साहब उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इग्नाइटेड माइंड। इग्नाइटेड माइंड का अर्थ क्या हुआ? नहीं मान, और भी पासबुक से पढ़ो। एक शब्द इंग्लिश का नहीं। चलो दूसरा शब्द बोलता हूं, तेजस्वी मन। तेजस्वी मन का मतलब क्या हुआ? इसका भी मतलब नहीं मालूम। अब मैं तुम्हें समझा देता हूं, सरल भाषा में समझा देता हूं। हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, क्षार बनोगे, जो न किरण की रेख बनोगे, धूली धुएं की धार बनोगे। हे मन के अंगार, ये मन जो है अंगारा है। यदि तुम इसको लौ नहीं बनाओ, इसको जलाओ नहीं, इसको ऊंचाइयों की तरफ नहीं ले जाओ तो क्या होगा? इसी लौ से खार गिरेगा। खार, खार माने काजल काला, काजल काला गिरेगा। मन की यही दो संभावनाएं है प्रिय विद्यार्थियों। या तो इसको ऊंचाइयों पर उठाओ, नहीं तो यह अपने आप में नीचे जाएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। और महाविद्यालय का, किसी भी शिक्षालय का यह पुनीत कर्तव्य होता है कि विद्यार्थी सुने या नहीं सुने, उनको आवाज लगानी चाहिए। आवाज लगानी चाहिए। वही आवाज मैं लगा रहा हूं, बहुत दुख के साथ कह रहा हूं। तुमने देखा दाएं बाएं, तुमने ऊपर नीचे देखा, आंखें फाड़ निहारा तुमने, तुमने आंखें नीचे देखा, किंतु किसी भी ओर कभी भी स्थिर नयन नहीं कर पाए। तुम अध्ययन नहीं कर पाए, तुम अध्ययन नहीं कर पाए।
अध्ययन करने के लिए एक विशेष शारीरिक और मानसिक दशा चाहिए। कौन सी दशा चाहिए? आपकी आंखें स्थिर हो, आपके तन स्थिर हो, आपके मन में कंपन नहीं हो, आपके हर अंग कांप रहे हैं। मैं यहां से खूब अच्छी प्रकार से देखूं। क्यों? क्योंकि अंदर में कई प्रकार के विचार चल रहे हैं। उठते गिरते रहे निरंतर हृदय सिंधु के द्वार तुम्हारे, बनते मिटते रहे क्षणों में सपनों के आकार तुम्हारे। एक चंचल अरमान कहीं भी पल भर शयन नहीं कर पाए, तुम अध्ययन नहीं कर पाए, तुम अध्ययन नहीं कर पाए। तुम्हारे अंदर में कई प्रकार की भावनाएं उठ रही हैं। थोड़ा घूम लूं, थोड़ा गोलगप्पे खा लूं, थोड़ा उस दोस्त से मिल लूं, थोड़ा उसके पास चला जाऊं, कई प्रकार के। जबकि भारतीय संस्कृति में जो पढ़ाई होती थी गुरुकुल, गुरुकुल। अभी राज्यपाल साहब एक जगह भाषण दे रहे थे, उन्होंने उस भाषण में कहा कि हमने कुलपति का नाम कुल गुरु कर दिया। ये पति किसका? कुलपति शब्द भी हमारे संस्कृत के ग्रंथों में, अभिज्ञान शाकुंतलम में और भी दूसरी जगह आया है। लेकिन कुल गुरु होता था जैसे राजा दशरथ के कुल गुरु वशिष्ठ, हमारे कुल गुरु। अच्छी बात है, कुल गुरु अब शब्द हो गया। कुल गुरु किसकी ओर इशारा करता है? गुरुकुल की स्थापना, गुरुकुल की। और गुरुकुल की में क्या होता था? पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले का पूरा समय और पूरा श्रम किस पर जाता था? अध्ययन अध्यापन, अध्ययन अध्यापन। तुम लोगों का टीचर से कितने देर का मुलाकात होता है? 1 घंटा, 2 घंटे। बाकी तुम लोग किस में रहती हो? एकदम निम्न कोटि की संगति में। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, साहित्य समाज का क्या कहा जाता है? दर्पण, दर्पण। मतलब साहित्य में तुम पेपर पढ़ो, प्रत्येक दिन के पेपर में क्या आते हैं? पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के पति का गला घोटा, लड़के ने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए चोरी की। इस प्रकार के सारे अपराधों से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में अच्छे प्रकार के साहित्य प्रचलित नहीं है। तुम्हारे कई टीचर ऐसी जगह से आते हैं जहां पर कहीं भी जाओ तुमको दिखाई पड़ेगा पढ़ाने वाले का फोटो और पढ़ने वाले का फोटो। वहां के विद्यार्थी सैकड़ों की तादाद में बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अपना स्थान बना रहे। और तुम लोग कॉलेज में कार्यक्रम होता है पूरे जिले भर का, जिसमें विकसित युवा भारत संसद का, उसमें कॉलेज के विद्यार्थी, एक भी गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों ने भाग नहीं। मतलब सामने से नदी बह रही है, तुम लोग पीना ही नहीं चाहते, पीना ही नहीं चाहते, क्योंकि प्यास ही नहीं है। लेकिन यह प्यास सबको लगती भी नहीं है, सबको लगती नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस कॉलेज में 1-2 जो भी विद्यार्थी हो उनको यह प्यास लगे। एक विद्यार्थी भी किसी भी जगह के पूरे परिवेश को बदल सकता है, बदल सकता है। इसी कॉलेज से पढ़ी हुई एक विद्यार्थी आपके इंग्लिश की टीचर है, इसी कॉलेज से पढ़े हुए दूसरे इंग्लिश के टीचर आ गए, इसी परिवेश से पढ़े हुए। ये तो गर्ल्स कॉलेज है लेकिन इसी परिवेश से। आखिर क्या बात है? प्यास। अंतर क्या करेगा? प्यास। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात को यह जान लो कि तुम्हारे पास यदि साहित्य अच्छा नहीं है तो तुमसे ज्यादा दरिद्र कोई नहीं, भिखारी कोई नहीं। क्योंकि तुम्हारा समय किस में जाता है? तुम्हारा समय मोबाइल के रील्स को देखने में जा रहा है, और वे रील्स तुम्हारे मन की भावनाओं को इतने भड़का दे रहे हैं कि तुम्हें जो चीज नहीं जानना चाहिए उस उम्र में तुम वो जान ही नहीं रही हो, तुम उसको देख भी रहे। फिर तुम्हारे अंदर में एक बेचैनी होती है, फिर अक्षर की यात्रा नहीं हो सकती। अक्षर माने क्या हुआ? अक्षर माने न क्षरति इति अक्षरा,
जिसका कभी विनाश नहीं हो वो अक्षर। खुले नयन से सपने देखो, बंद नयन से अपने। सपने तो रहते हैं बाहर, भीतर रहते हैं अपने। कलाम साहब की लाइन है कि सपने वे नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वे होते हैं जो नींद आने नहीं देते। तो कवि कहता है कि खुले नयन से सपने देखो। ये देखो कि किस देश काल में रह रहे हैं, वहां में क्या बन सकते हैं। लेकिन बंद नयन से अपने, आपको आंखें बंद कर करके अपने को देखना होगा। अच्छा साहित्य आपको अपने को देखने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए स्वाध्याय की प्रवृत्ति नहीं है। पासबुक पढ़ोगे, तुम्हें कोई चिंतन उत्पन्न नहीं होगा। मौलिक पुस्तकें, और मौलिक पुस्तकें तो सब्जेक्टिव पढ़ो ही, इसके साथ तुम्हारे पास, तुम्हारे अलमारी पर महापुरुषों की भी पुस्तकें होंगी। विद्यासागर के बारे में मैं पढ़ रहा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आपने सुना है? उनके घर में अंधेरा था तो रोड पर जलती हुई लाइट के नीचे बैठ कर करके उन्होंने इतनी पढ़ाई की कि उनको टाइटल दिया गया विद्यासागर। हमारे विद्यार्थियों के लिए इतने वार्ड के बल्ब जल रहे हैं, फिर भी इनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। साहित्य अच्छा नहीं, साहित्य अच्छा नहीं। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करूं आप सभी को यह आगाह करते हुए कि बांसवाड़ा की धरती जब तक अपने जीवन मूल्यों को परिवर्तित नहीं करती। जीवन मूल्य क्या बन गया? 50 रुपए के पासबुक खरीद लो, लास्ट मिनट पासबुक, 1 वीक सीरीज खरीद लो, परीक्षा के समय पढ़ लो और पास हो लो। उसके कारण बांसवाड़ा इतना बदनाम हो गया कि यह पूरी तरीके से सबसे ज्यादा पुलिस की निगाहों में चढ़ा हुआ क्षेत्र हो गया। आपके यहां क्षेत्र में अब परीक्षाएं नहीं होती हैं, उदयपुर तक जाना पड़ता है इन्हीं कारणों से। अब हमको बदलाव करना है। वह बदलाव हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय के माध्यम से हो सकता है। किसी भी शिक्षालय के प्राण होते हैं लाइब्रेरी। कहीं भी पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं है, किसी भी कॉलेज में, उसको हटा दिया गया। चलो न्यूज़पेपर तो आता है, आप न्यूज़पेपर को तो पढ़ने की कला जान सकती हो। किताबें तो बाहर से मंगा सकती हो। किताबें बाहर से नहीं मंगाओ तो टीचरों के साथ रहने से तुम मोबाइल के उपयोग की तो कला सीख सकती हो। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, जिंदगी तुम्हारा है, आवाज देना मेरा काम है। मैंने काफी आवाज दे दिया। एक छोटी सी कविता सुनाते हुए अपनी बात मैं समाप्त करूं। आप लोग ध्यान से इस कविता को सुनिएगा। समझ कर जानबूझकर जहां से जी लगाया जा, परख के देख भाल के फरेबे जिस्त खाया जा। कोई किसी का बन सका कभी न इस जहान में, कि जानते हुए भी सबको अपना तू बनाया। यहां पर जो भी सह बनी है बिगड़ने को ही बनी है, कि जान कर भी खूब तर हरीक सह बनाया जा। न सोचे कि तेरी बात पा भी जाएगा कोई, है बात काम की अगर तू गलगला मचाएगा। काम की बात है इसलिए गलगला मचाया जा, बोलते जाओ। यही सदा उठेगी नारा बन के कायनात में, कोई सुने नहीं सुने सदा यह हक लगाया जा। बुझे बुझे हैं दिल यहाँ, दिमाग है धुआं धुआं, तू इन स्याहियों में दी प्रेम के जलाया जा। तू इन स्याहियों में दी प्रेम के जलाया जा। बुझे बुझे हैं दिल यहाँ, दिमाग है धुआं धुआं। मैं उस प्रेम के दीप को जलाने का प्रयास कर रहा हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रयास मेरा सार्थक हो और आप लोगों का जीवन बदले। बहुत बहुत धन्यवाद।